जय श्री राम बच्चों। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट क्लास में मैंने तुम लोगों को क्या पढ़ाया था? मैंने तुम लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पूरा समझा दिया था और वहां से कुछ फॉर्मूले भी डिराइव हुए थे। याद है कि भूल गए? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला कौन बताएगा? ई टाउ बाई एम। हाँ, माइनस का साइन भी आता है और हम इसकी जगह लिख सकते हैं ई वी टाउ बाई एम एल। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस कर दिया वी बाई एल से। सही है गलत है? ये फॉर्मूला याद है कि भूल चुके हो? लास्ट क्लास में करवाया था, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में क्या रिलेशन है। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में ये बात बता दी थी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉन्सेप्ट पहले आया, ओम्स लॉ आया बाद में। समझ गए? तो अभी हम क्या स्टार्ट करने, हम धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, ओम्स लॉ की तरफ ही जा रहे हैं। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। इसके लिए पहले हमें कोई कंडक्टर लेना पड़ेगा, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? तो मान लो बच्चों हमारे पास एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ मान लो है L, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो A है और इसको मैंने जोड़ दिया एक एक्सटर्नल बैटरी से। प्लस माइनस, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। सही है गलत है? बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में सेटअप होगा। करंट किधर जाएगा बच्चों? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ ड्रिफ्ट होगा बच्चों? ऑपोजिट डायरेक्शन में। अरे मालूम है, भूल चुके हो सब कुछ। तो ये हो गया हमारे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जिस स्पीड से भी जा रहा है वो स्पीड क्या है? वीडी। हालांकि वो स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है, बहुत सारे कॉलिजन्स होते हैं और लेकिन जाता वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ ही है धीरे धीरे। हाँ या ना? और वो वेलोसिटी 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड होती है। ये हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैंने इसकी डायरेक्शन इधर बना दी है। कोई दिक्कत? कोई टर्म रह तो नहीं गया? चलो जो रह गया होगा वो इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं। तो लेट देयर इज अ कंडक्टर, जो बैटरी है उसका वोल्टेज मान लेते हैं V है। यहां से करंट इधर जा रहा है और यहां से वापस आ जा रहा है, ठीक है। लेट देयर इज अ कंडक्टर हुज लेंथ इज L इज सप्लाइड या कनेक्टेड भी लिख सकते हो विद अ बैटरी ऑफ V वोल्ट। तो सारी चीजें पैराग्राफ में लिखने का कोई फायदा नहीं है, इसको हम लोग बेटर है वैसे डिनोट कर दें। जैसे बच्चों मान लेते हैं V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ कंडक्टर। L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। और कोई टर्म रह तो नहीं गया? I करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। N मान लेते हैं बच्चों, ये जो स्मॉल n है ना, स्मॉल n मान लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मेरी बात समझ में आ रही है? इस पूरे कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपको पता है? नहीं।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग मान लेते हैं स्मॉल एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। बच्चों क्या मैं इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल सकता हूं? पर यूनिट वॉल्यूम से कर दिया ना आपने, तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मैं वो सारे टर्म्स लिख रहा हूं जो भी यहां पे यूज होने वाले। कैपिटल ई क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप एट द एंड्स ऑफ कंडक्टर। वीडी क्या है यहां पे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस फिगर में जो जो चीजें यूज हो रही है वो मैंने ऑलमोस्ट सारी लिख दी है, कुछ रह नहीं गया। समझ में आ गया? तो सबसे पहले मुझे ये बताओ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो फाइनली हमको जो है ना वीडी और आई में रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। तो सबसे पहले ये बताओ, देखो हमें कुल मिला के जो भी है इन सभी टर्म्स को आपस में लिंक करना है, हाँ या ना? फॉर्मूले में ये सारी चीजें आएंगी। ई का फॉर्मूला क्या होता है? V बाई एल। सारे जितने भी फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में आते जा रहे हैं सारे लिखते जाओ एक एक करके, कोई ना कोई लिंक उनमें आ ही जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E इज इक्वल टू dV बाई dr, पोटेंशियल ग्रेडियंट, वहां से ये फॉर्मूला आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इस वाली प्लेट से एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है तो जरा चेक करो फॉर्मूला क्या लगेगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला बच्चों क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम का भी फॉर्मूला हमारे पास यहां से क्या आ गया? डिस्टेंस कितना है बच्चों? एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन तक का डिस्टेंस क्या है? L। और स्पीड क्या है बच्चों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अब यहां से जरा चेक करो करंट का। देखो बच्चों हमें करंट को रिलेट करना है ना Vd से, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू होता है Q बाय T। समझ में आ गया? Q का मतलब क्या है? टोटल चार्ज। और टोटल चार्ज कहां से आएगा? टोटल चार्ज कौन बताएगा भैया? अगर आपको इस कंडक्टर के अंदर टोटल चार्ज फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितने, फिर उसका मल्टीप्लाई टोटल वॉल्यूम से करना होगा, हाँ या ना? और फिर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई? हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड नहीं कर रहे हैं, टोटल चार्ज फाइंड कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? टोटल चार्ज कैसे फाइंड करोगे? उसके लिए आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय ई करना पड़ेगा। बात समझ में आया? पहले तो यही पता होना चाहिए टोटल इलेक्ट्रॉन है कितने, तभी तो इससे मल्टीप्लाई करोगे। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय ई। तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा N। बच्चों वॉल्यूम कैसे निकालोगे जरा बताना? कंडक्टर का वॉल्यूम जल्दी बोलो। पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि सिलेंडर है। बच्चों पाई आर स्क्वायर की जगह ए लिख दूं? अरे एरिया इसका पाई आर स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? तो पाई आर स्क्वायर की जगह तो सीधा ए आ जाएगा। और एच मतलब उसकी लेंथ ए एल। क्या वॉल्यूम की जगह मैं ए एल पुट कर सकता हूं? जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो। तो वॉल्यूम की जगह यहां पर आ गया ए एल ई। हमारे पास बच्चों टोटल चार्ज भी आ गया है। समझ में आ गया? E इज इक्वल टू V बाई एल, ये गलत फॉर्मूला है। वॉल्यूम ए एल, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को मल्टीप्लाई लेंथ से कर दो। स्पीड वाले फॉर्मूले से मैंने टाइम निकाल लिया, इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है। और ये आ गया टोटल चार्ज। अगर ये सारी वैल्यूज उठा के मैं इस I के फॉर्मूले में पुट कर दूं तो क्या आएगा? चेक करें, आ जाओ भैया। I इज इक्वल टू Q बाई T। Q की वैल्यू कितनी है? NaLe।
बोलो NALE, नाली। इसको ऐसे ही याद कर लो, यही तरीका है इसको याद करने का, नाली, NALE। क्योंकि देखो आपको भी अगर डिराइव करने को आ गया तो डिराइव करके एक नतीजे तक तो पहुंचना ही है ना, तो उसको याद कैसे करोगे? अपॉन में टी। बच्चों टी की वैल्यू क्या है चेक करना, L/VD, L/VD। चेक करो डिनोमिनेटर की, जो डिनोमिनेटर में वो घूम के ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा? NALE इंटू VD अपॉन में L, L से L कट गया। तो आज से जिंदगी में ये फॉर्मूला अपने दिमाग में फिट कर लो, करंट इज इक्वल टू NAE इंटू VD, या VD का फॉर्मूला अगर कोई पूछे तो I बाई नाई, नाई नाई, NAE नाई, VD इज इक्वल टू I बाई नाई, और I इज इक्वल टू NAE इंटू VD। आपको ये फॉर्मूला अपने जहन में उतार लेना है, याद कर लो। ये आ गया हमारे पास रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, याद रहेगा? अरे भाई याद रहेगा कि नहीं? अब हमारे पास करंट के कितने फॉर्मूले हो चुके हैं? कोई मुझे बताएगा करंट के अब तक हमने कितने फॉर्मूले पढ़ लिए हैं? I इज इक्वल टू Q बाई टी, I इज इक्वल टू NE बाई टी, I इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, JA ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, सॉरी करंट डेंसिटी से निकाला था, JA। और बताओ I का फॉर्मूला dQ बाई dt, और एक नया फॉर्मूला आ गया है NAE इंटू VD, NAE इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, याद रहेगा? पक्का? चलें आगे बच्चों। अगर इसको तुम फॉर्मूले में अगर थोड़ा डीप में जाओगे ना, तो ये आप चेक करो, ये नोट कर लेना, मैंने इरेज कर दिया है। अगर मैं इस I के अपॉन में इस A को ले जाऊं तो ये क्या बन जाएगा इस फॉर्मूले से निकल के? I बाई A इज इक्वल टू NE इंटू VD, हाँ या ना? और I बाई A क्या होता है बच्चों? I बाई A क्या होता है? करंट डेंसिटी, यानी J इज इक्वल टू NE इंटू VD। और यहां से VD का भी एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास, J अपॉन NE। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? अरे जल्दी बोलो। इस चैप्टर में सिर्फ फॉर्मूले का खेल है सारा। अगर फॉर्मूले पे पकड़ बन गई तो चैप्टर समझ में आएगा, वरना नहीं। ये कहानी क्लियर हो गई? आज से ये बात रट लो, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है? I इज इक्वल टू NAE इंटू VD, या VD इज इक्वल टू I बाई नाई, NAE। डिराइव कैसे करना है वो भी देख लो, कुछ नहीं करना है, ये फिगर बनाना है, सारे टर्म्स इसमें लिख देने, और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो वो सारे टर्म भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देने, बिल्कुल ऐसे ही। NALE कैपिटल E, V ड्रिफ्ट वेलोसिटी, T सब जितने फॉर्मूले आपको देखो, मेन फॉर्मूला तो क्योंकि करंट से हमको रिलेट करना है, ये तो लिखना ही लिखना है। अब इसमें जो जो वैल्यूज पुट होने वाली है वो भी पहले से ही सॉल्व कर लो। जैसे Q की वैल्यू क्या होने वाली है? NALE। टोटल चार्ज निकालने के लिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम लोगे, उसका मल्टीप्लाई टोटल वॉल्यूम से करोगे, उसका मल्टीप्लाई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से कर दोगे, ये आ जाएगा। T कहां से निकलेगा? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वॉल्यूम याद रखना AL होता है, आगे भी यूज होगा तो AL ही पुट करना है, और E इज इक्वल टू V बाई L। तो यहां पर अगर आप चेक करो, V बाई L का खैर यूज हुआ नहीं है, वरना अगर होता तो हम यहाँ पे पुट कर सकते थे। मतलब इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ी, इसकी जरूरत हमें पड़ी नहीं यहाँ पे, है ना? हाँ ठीक है। तो मेन काम सारा इसके अंदर है, समझ लो अच्छे से। I इक्वल टू Q बाई टी, चार्ज की वैल्यू पुट कर दी, टाइम की वैल्यू पुट कर दी, काटा पीटा, NA इंटू VD आ गया। यही फॉर्मूला आपको याद रखना। अगर ये याद है तो इसको याद करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही I के अपॉन में एरिया आएगा, I बाई ये J बन जाएगा, NA इंटू VD हो जाएगा। समझ में आ गया? चले आगे। इसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से ही करंट और वीडी में रिलेशन आया और यहीं से ओम्स लॉ प्रूफ हुआ। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों? डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। पर बच्चों एक दिक्कत है, अगर हम ओम्स लॉ को डिड्यूस करने जा रहे हैं तो पहले से ओम्स लॉ पता होना चाहिए और अभी तक हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा ही नहीं। तो बेसिक आइडिया तो होगा ओम्स लॉ का, 10th क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? V इज इक्वल टू आई आर, यानी I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। समझ में आ गया? यानी कि अगर किसी कंडक्टर के एंड्स में, कंडक्टर के अक्रॉस अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे तो उसके अंदर से करंट भी बढ़ेगा, हाँ या ना? तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा के यहाँ पे क्या लग जाएगा? R। समझ में आ गया? मतलब बेसिक आइडिया तो पता है ना ओम्स लॉ का, V इज इक्वल टू आई आर, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू आई आर, R इज फॉर रेजिस्टेंस, यानी V अपॉन I एक फिक्स होता है कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं R। ओम्स लॉ में इतना तो पढ़ा होगा। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across the end of conductor, remains the other physical quantities as constant such as mechanical strain, temperature, area of cross section etc। समझ में आ गया? और कुल मिला के सॉल्व करके आपके पास यही आता है। अब हमें ये डिराइव करना है कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ओम्स लॉ कैसे आ गया। करें शुरू। बच्चों जो जो हमें पहले से पता है लिख देते हैं। जैसे हम जानते हैं बच्चों वीडी का फॉर्मूला क्या है? ई कैपिटल ई टाउ बाई या ई वी टाउ बाई एम एन। ये दोनों फॉर्मूले अलग अलग नहीं है, सेम ही है। इन्हें दो बार लिखना बेकार ही है, क्योंकि जहां भी कैपिटल ही आएगा वहां वी बाई आर तो कभी भी डाल दो, उसमें क्या है। अच्छा, I इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? NAE इंटू VD, हाँ या ना? VD का फॉर्मूला हमें पता लग गया है, तो VD का फॉर्मूला यहां पुट कर दो। I इज इक्वल टू NAE इंटू VD की जगह क्या आ जाएगा? E कैपिटल E टाउ बाई M। अगर आप ओम्स लॉ को लेकर आना चाहते हो तो V इज इक्वल टू आई आर, तो कम से कम I और V तो चाहिए ही चाहिए। I तो दिख रहा है, V नहीं दिख रहा, तो इसीलिए कैपिटल E की जगह V बाई L पुट कर देंगे। तो I इज इक्वल टू हो गया हमारे पास NAE इंटू EV टाउ बाई ML। इससे अच्छा यही फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ पुट कर देते तो अच्छा रहता। अब चेक करना क्या आ गया? I अपॉन V इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो V है ना, इसको मैंने I के अपॉन में लिख दिया। क्या बचा? N A E स्क्वायर टाउ अपॉन ML। अब अगर तुम इसको दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो तो V अपॉन I क्या हो जाएगा? मैंने इधर रेसिप्रोकल कर दिया, फ्लिप कर दिया, इसको भी फ्लिप कर दो। कर सकते हैं कि नहीं? मैथ्स में इतना तो चलता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ML अपॉन NAE स्क्वायर टाउ। ध्यान से देखो, यहां पर जितने भी टर्म्स लिखे हुए हैं वो सारे 100% कांस्टेंट हैं। चेक करो, M मतलब लिख के तो देखो टाइम वेस्ट ही होगा। M क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिक्स। L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो अगर आप किसी कंडक्टर को कंसीडर कर चुके हो और बैटरी उसके अक्रॉस लगा चुके हो तो लेंथ बार बार तो चेंज होने नहीं वाली एक सर्किट के अंदर। L कांस्टेंट हो गया। एक N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो जब कंडक्टर एक बार आपने फिक्स कर दिया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम हर कंडक्टर का सेम ही होता है, फिक्स हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक कंडक्टर है, फिक्स। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का स्क्वायर, फिक्स। टाउ, फिक्स। समझ में आ गया? तो अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट है तो अब जरा इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो और इसको दे दो इक्वेशन नंबर V इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ होता है।
तो V अपॉन I क्या होता है बच्चों? R। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो जरा चेक करना, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करूं तो R इज इक्वल टू क्या नजर आ रहा है? कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो R इज इक्वल टू क्या आ गया? जल्दी बोलो। ml अपॉन NaE स्क्वायर टाउ। ml अपॉन NaE स्क्वायर टाउ। यानी आज से तुम्हारे पास एक रेजिस्टेंस का नया फॉर्मूला आ चुका है। अरे रेजिस्टेंस का कोई फॉर्मूला पढ़ा तुम लोगों ने इससे पहले कभी? रेजिस्टेंस का भी कोई फॉर्मूला होता है, पढ़ा है? पढ़ा है। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो बच्चों। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A आपने पढ़ा होगा, ये तो पढ़ा है। हम जानते हैं कि R ना तो V पे डिपेंड करता है ना तो I पे डिपेंड करता है। ये मैंने तुम्हें पहले भी कई बार बताया। जो रेजिस्टेंस है वो ना तो पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है ना ही करंट पे, बल्कि उनका रेशियो हर बार फिक्स होता है। तो V अपॉन R V और I पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। और 10th क्लास में तुम लोग ये पढ़ चुके हो कि रेजिस्टेंस लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। बोलो हाँ। तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, इसके बारे में आपको पहले से पता है, तो इसको भी एक इक्वेशन नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 4। अब अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो कौन सही है? जो हमने पहले से पढ़ा है वो सही है या जो अभी अभी आया है वो सही है? चेक कर लेते हैं। कंपेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ। तो बच्चों जरा कंपेयर करके बताओ। ये हो गया रो L अपॉन A और ये हो गया ml अपॉन NaE स्क्वायर टाउ। बच्चों चेक करना, L अपॉन A से L अपॉन A कट जाएगा, यहां से रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया M अपॉन Ne स्क्वायर टाउ। अब जरा चेक कर लो, अब जो तुम्हें नजर आ रहा है ना यहाँ पे, ये तो बिल्कुल ही 100% फिक्स और कांस्टेंट है, क्योंकि लेंथ ऑफ कंडक्टर एक बार को चेंज हो सकती है। अगर आप और मैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मान लो हमने कोई कॉपर का कंडक्टर लिया हुआ है, तो आपने जो कंडक्टर लिया है मैंने जो लिया है, जरूरत तो नहीं है दोनों की लेंथ सेम हो या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो, वो एक बार को चेंज हो सकता है। लेकिन ये जो टर्म्स आपको नजर आ रहे हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज पर यूनिट, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का स्क्वायर है टाउ, ये तो बिल्कुल ही चेंज नहीं होने वाले। और जरा चेक करो, ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती हैं? नेचर ऑफ मटेरियल पे। और ये सारी चीजें आ जाती हैं रो के अंदर। यानी जो आपने पहले फॉर्मूला पढ़ा था वो सही था और वो अधूरा था, क्योंकि रो के बारे में आपको नहीं बताया था, बस बोल दिया था रो इज द रेजिस्टिविटी। समझ में आ गया? और रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल पे। यही बोला था ना? ठीक बोला था। यानी रो जो है डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, क्योंकि ये सारी चीजें नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती हैं। हाँ या ना? यहां तक की कहानी क्लियर हो गई बच्चों? रो यहां पर कौन है जल्दी बताओ? केमिस्ट्री। तो रो का मतलब हुआ रेजिस्टिविटी, और फॉर्मूला क्या आया बच्चों? M अपॉन Ne स्क्वायर टाउ। तो इस हिसाब से बच्चों सिग्मा क्या होता है? सिग्मा रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, यानी कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। तो जल्दी बता दो, इसको बोलते क्या है? कंडक्टिविटी। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं रो का, तो क्या आ जाएगा? कंडक्टिविटी। करना जरा, क्या हो जाएगा? Ne स्क्वायर टाउ बाई M। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, रो और सिग्मा के। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ डिड्यूस हो गया? कुछ नहीं करना, आई का फॉर्मूला आपको ये वाला याद रखना है। इसमें जैसे ही Vd का फॉर्मूला पुट करोगे, सीधा क्या आ जाएगा हमारे पास? V upon I is equal to some constant, that constant is called R। यानी ml upon NaE square tau, ये पूरा क्या है बच्चों? ये पूरा ही R है, क्योंकि V upon I R होता है, तभी तो हमने R के इक्वल पुट करा था। फिर हमने दिमाग लगाया R is equal to rho L upon A होता है, इसमें भी L upon A है, तो जब L upon A से L upon A काटा तो हमारे पास क्या आ गया? रेजिस्टिविटी। और अब कुछ नहीं आप चेंज कर सकते, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। सही है? इसका रेसिप्रोकल करा तो क्या मिल गया? सिग्मा। कोई दिक्कत?
यहां तक किसी बच्चे को कुछ भी अगर ना समझ में आ रहा हो तो पूछ सकता है, पूछ सकते हो। यहां से क्या समझ में आया? जो रेजिस्टिविटी है, यानी देखो इन दोनों के बारे में एक साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है, इससे बात करते हैं। रेजिस्टिविटी क्या लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है? चेक करो, वो तो पहले ही कट गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड किस पे करता है? इसका मतलब ये हुआ रो इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम A. Rho is independent from L और rho depends on nature of material. Nature of material समझ में आ गया? Nature of material में भी बच्चों ये बताओ किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ टाउ यानी रिलैक्सेशन टाइम पे। क्योंकि अगर तुम इसमें भी ठीक से चेक करोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी चेंज होगा? चाहे कोई भी मटेरियल हो। हमने बोला रॉ डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है? नहीं, तो हमेशा सेम होगा। एन भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है मेटल्स में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम की अगर बात करोगे ना, अलग अलग मटेरियल्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का स्क्वायर सेम ही होगा। टाउ पे डिपेंड कर रहा है, रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है। हाँ या ना? समझ में आ गया? तो इसका मतलब जो ये रेजिस्टिविटी है, ये सबसे ज्यादा किस पे डिपेंड करती है बच्चों? टाउ पे। और किस किस पे डिपेंड नहीं करती है, ये तो समझ में आ गया होगा। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई बच्चों? चले आगे, चले आगे। कुछ और फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं क्या तुम्हारे दिमाग में? बच्चों I इज इक्वल टू कंडक्टेंस का लिख तो दिया, ये रहा ना, सॉरी कंडक्टिविटी का लिख तो दिया, और कंडक्टेंस का चाहिए तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर देना भाई। 1/r क्या होता है? C कंडक्टेंस, इसका रेसिप्रोकल कर देना, वो आ जाएगा। बच्चों I का फॉर्मूला हमने क्या लगाया था? NaE इंटू VD, NaE इंटू, और VD का फॉर्मूला क्या है? E टाउ बाई m। यहां पर हमने बस ये करा, E की जगह V/L डाल दिया, हमको V मिल गया, और V को I के नीचे ले गए, ओम्स लॉ मिल गया। पर अगर मैं बच्चों यहाँ पे I के अपॉन में A ले जाऊं, I बाई A कर दूं, तो जरा चेक करना क्या बचेगा? NE स्क्वायर टाउ बाई m मल्टीप्लाई बाय कैपिटल E। चेक करो, बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने I के अपॉन में किसको ले गया इस बार? A को। जो यहां पर बचा मैंने यहां पे लिख दिया, सही लिखा? बच्चों I बाई A क्या होता है? J। और NE स्क्वायर टाउ बाई m क्या होता है? चेक करके बताओ। सिग्मा, सिग्मा E। जब मैंने तुम्हें करंट डेंसिटी पढ़ाया था, तब मैंने इसका एक रिलेशन लिखा था, E बाय रो और सिग्मा E, याद है? और मैंने ये भी कहा था कि ये कहां से आया, ये मैं तुम्हें अभी नहीं बाद में बताऊंगा। याद है? भूल चुके हो? मैंने J का फॉर्मूला लिखा था सिग्मा E और E बाय रो, और मैंने कहा था इसका रीजन बाद में बताऊंगा। अभी समझ में आ गया? पक्का? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। तो करंट डेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन क्या है? सिग्मा E या फिर E बाय रो। क्लियर हो गया? और भाई फॉर्मूले क्लियर हुए कि नहीं? चले आगे। तो अब फाइनली बताओ, कुल मिला के कितने फॉर्मूले तुम्हारे पास जिप वेलोसिटी के आ गए? देखो बोर्ड पे इस समय फॉर्मूले भरे हुए हैं, इसमें से और कोई फॉर्मूला निकलता है तुम लिख सकते हो, कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो बॉक्स बना के, वरना इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में पक्का लिख लेना। और यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूले ही नहीं लिखे हुए, बल्कि ये भी लिखा हुआ है कि वो डिराइव कैसे हुए, आए कहाँ से, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, वगैरह वगैरह। समझ गए? मतलब इसके लिए अपने आप में एक अलग से हेडिंग बन जाएगी, क्या? रिलेशन बिटवीन J एंड E
ये रिलेशन बिटवीन कंडक्टिविटी एंड करंट डेंसिटी, वो अलग से हेडिंग बना के तुम लिख सकते हो, उसमें ये आ जाएगा। समझ गए? चलें आगे। तो अब आपके पास कुल मिला के ड्रिफ्ट वेलोसिटी के, सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कितने फॉर्मूले आ गए? vd, जल्दी बोलो, e टाउ बाई v टाउ बाई I बाई नाई। और बताओ, J बाय एनी, J की जगह सिग्मा E बाय एनी या फिर E बाय रो एनी। अरे सही है कि गलत है? और कोई ऐसा फॉर्मूला जो रह गया हो, J के साथ लिंक हो गया, E के साथ लिंक हो गया, सिग्मा रो के साथ हो गया, I के साथ हो गया, ठीक है? तब समझ में आ गया? ऐसे ही करंट के कितने फॉर्मूले हो गए तुम्हारे पास? Q बाई टी, dQ बाई dt, I इज इक्वल टू NAE इंटू VD, J की जगह मैं डाल सकता हूं सिग्मा EA या EA बाय रो। और बताओ, और सोचो बच्चों, I इज इक्वल टू V बाई आर भी होता है, क्योंकि V इज इक्वल टू IR होता है। और कोई आ रहा है तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला? इसकी जगह भी लिख सकते हो V अपॉन रो एल एन ई या V सिग्मा अपॉन एन ई एन एल एन ई। सिग्मा V अपॉन एल एन ई, ठीक है? करंट का और कोई फॉर्मूला आ रहा है बच्चों दिमाग में? समझ में आ गया भाई? फॉर्मूले पे पकड़ होना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में। ये सारे लिख लेना, याद कर लेना, और हर समय तुम्हारे दिमाग में ही फॉर्मूले फिट होने चाहिए। समझ में आ गया? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।